मेरा नाम अमन है। मैं रोती हुई आंखों के साथ अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा हुआ था। गम ही इतना बड़ा था कि दिल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे साथ मेरी माँ और मेरी छोटी बहन भी मौजूद थी। वो भी भाभी की तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम तीनों खामोश नज़रों से सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। भाभी की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। माँ भाभी के लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी और मेरी बहन बार बार भाभी के कमरे की खिड़की के पास जाकर उनको देखकर आती थी। मैं भी इधर से उधर टहलता रहता था। आखिरकार मेरी भाभी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरी थी। जब उन्होंने अपना बेटा खो दिया था, तब से ही वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। उनको नहीं पता था कि वो कहाँ है, उनकी हालत कैसी है। वो तो बस किसी और की दुनिया में जा चुकी थी। भैया तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे और बेटे के गायब होने की वजह से इस दुनिया से विदा हो गए थे। जब उनका बेटा गायब हुआ तो उन्होंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर 2-3 दिन बाद वो इतनी बुरी तरह से हिम्मत हार गए कि उनकी सांसें बंद हो गईं। हम सब भैया के गम में निढाल थे। दूसरी तरफ भाभी की बीमारी ने सबको अपनी तरफ खींच लिया था। भैया को तो हम पहले ही खो चुके थे, लेकिन अब भाभी को नहीं खोना चाहते थे। इसी गम ने तो भैया की जान ली थी, मगर अब भाभी का सदमा और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। पहले बेटे का गायब हो जाना और फिर पति की मौत ने उन्हें निढाल कर दिया था। भाभी रोती थी और कहती थी कि अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ। न वो किसी से बात करती थी और ना ही कोई जवाब दिया करती थी। घर के सब लोग उनको देखकर उदास हो गए थे। हर समय उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे और वो अपने कमरे में बैठी रहती थी। खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती थी। सच में उनका दुख बहुत बड़ा था। एक तो उनका सुहाग उजड़ गया था और दूसरा उनका बेटा, जो शादी के पूरे 14 साल बाद पैदा हुआ था, उनकी गोद में आने से पहले ही कहीं गुम हो गया था। सालों से वो खाली गोद लेकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी गोद भर जाए और अपनी औलाद को अपने पास देखना चाहती थी, मगर भगवान को ये भी मंजूर न हो सका। पता नहीं उनके परिवार को किसकी बुरी नज़र लग गई कि पति और बेटा दोनों ही उनकी दुनिया से चले गए। आज भी जब मुझे भैया की याद आती है तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। मेरे बेचारे भैया, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ खुद भी संतान होने का पूरे 14 साल से इंतजार किया था, वो अपने बच्चे को गले लगाने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। भाभी का इलाज काफी दिनों से चल रहा था, मगर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रही हूँ। मगर जब भी हम उन्हें अस्पताल ले जाते थे, उनका चेकअप करवाते थे, तो डॉक्टर यही कहते थे कि इन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा है जो इनके दिल को छू गया। इसी सदमे ने इनके दिल और दिमाग पर काबू पा लिया है। हम अच्छी तरह से जानते थे कि क्या सदमा है, बल्कि हमारा पूरा परिवार ही जानता था और आसपास के लोग भी जानते थे। ये भाभी और भैया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि उन्होंने शादी के 14 साल तक संतान का इंतजार किया था। हर दिन हर मंदिर में जाकर, हर टोटका आजमाकर, हर कोशिश करके औलाद पाने की कोशिश की थी। और जब 14 साल के बाद ऊपर वाले ने उनको ये खुशी दिखाई, तो ऊपर वाले ने उनकी गोद में एक प्यारा सा बेटा दे दिया। गोद में औलाद आते ही न जाने किस्मत में उनके साथ क्या खेल खेला कि भैया के जाने के बाद तो भाभी और भी ज्यादा टूट गई थी। पहले तो वो अपने बेटे की वजह से हर समय रोती रहती थी, मगर 2-4 दिन के बाद ही भैया भी उन्हें छोड़कर चले गए थे। दुनिया के लिए वो विधवा हो चुकी थी। तब से ही उनका दिमागी संतुलन खराब होने लगा था। वो कभी कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाती थी और कभी कभी बड़ी ही अजीब व गरीब हरकतें करने लग जाती थी। बिल्कुल पागलों की जैसी हरकतें करती, जैसे कोई दिमागी पेशेंट हो। मगर मेरी भाभी पागल नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। आखिरकार उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे और हम सब के साथ उन्होंने कभी ना तो कुछ बुरा किया था, न बुरा सोचा था, बल्कि वो तो बहुत समझदार औरत थी। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते थे तो वो कहते थे कि उन्हें और कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ गम लगा हुआ है जो उन्हें अंदर तक तोड़कर रख रहा है। भाभी के लिए मैं बहुत परेशान था। वो मेरी भाभी नहीं, बिल्कुल मेरी माँ थी। मैं उन्हें अपनी माँ समान समझता था। जब वो शादी करके हमारे घर आई थी तो उस समय मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं अपने भैया से पूरे 12 साल छोटा था। इसलिए भाभी ने मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह पाला था। जब भैया और भाभी की शादी हुई थी
तो मैं और मेरी छोटी बहन बहुत खुश थे। तब मेरी छोटी बहन 7 साल की थी। हमने भैया की शादी खूब इंजॉय की थी। फिर भाभी भी ऐसी आई थी कि तारीफ के काबिल। उन्होंने कभी हम लोगों को पराया नहीं समझा, हमेशा हम सबको अपने सीने से लगाकर रखा। पूरे मोहल्ले में उनकी तारीफ होती थी। लोग मेरी माँ से कहते थे कि आपकी बहू बहुत अच्छी है। सच में मेरी भाभी जैसी औरत इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। वो माँ को कभी मेरा कोई काम नहीं करने देती थी, बल्कि खुद ही मेरे सारे काम कर दिया करती थी। उनके घर में आने के बाद माँ तो जैसे हर जिम्मेदारी से फ्री ही हो गई थी। मेरी माँ खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी कि वो एक ऐसी सास है जिन्हें बेटी समान बहू मिली है। आखिरकार इस मेहरबान औरत ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया था, और उनके हमारे घर में कदम रखने से हमारे घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई थी। भाभी कहती थी कि तुम मेरे लिए मेरी औलाद समान हो। हालांकि मेरी माँ जिंदा थी, मगर माँ बुढ़ापे की वजह से अक्सर बीमार रहती थी। भाभी उनकी सेवा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तभी तो भाभी मेरा ख्याल रखती थी। जब भी मैं कॉलेज से वापस आता तो वो मेरा खाना पीना सब तैयार करके पहले से ही रख देती थी। उन्हें मेरे सारे कामों की पहले ही फिक्र रहती थी। वो भैया के सारे काम भी इसी तरह से करती थी। वो मेरे कपड़े खुद धोया करती थी और मेरे कमरे की सफाई भी खुद ही किया करती थी। यहाँ तक कि मेरी अलमारी भी सेट कर दिया करती थी। मेरी छोटी बहन कीर्ति का भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ था, क्योंकि मेरी बहन घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। उसे भी भाभी ने माँ बनकर पाला था। भाभी हमारे लिए माँ से भी बढ़कर थी। हमारी माँ शुरू से ही हार्ट पेशेंट थी। वो हर समय ही बीमार रहती थी। जबकि मेरे पिता की मौत भैया की शादी से कुछ महीने पहले ही हुई थी, जब हम भैया भाभी की शादी की तैयारियां कर रहे थे, और अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से पिताजी की मौत हो गई। उस समय मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। भैया जवान थे, अच्छा बुरा सब जानते थे। उन्होंने हम सबको पिताजी की मौत के सदमे से बाहर निकाल दिया था और फिर घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, और हम दोनों भाई बहन के सर पर पिता बनकर हाथ रखा था। पिताजी के जाने के बाद से ही माँ बीमार रहने लगी थी, लेकिन जब भाभी घर में आई तो घर में खुशियों का बढ़ावा हो गया था। इसलिए भाभी को ही पूरा घर संभालना पड़ता था, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। और सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि वो अपनी जिंदगी से खुश भी नहीं थी, क्योंकि उनकी शादी को धीरे धीरे समय बीतने लगा था। आसपास के लोग, रिश्तेदार उन्हें ताना देने लगे थे कि अभी तक तुम्हारी गोद खाली है, अभी कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मगर ये सब कुछ मेरे भैया भाभी के हाथ में तो नहीं था। वो दोनों सिर्फ कोशिश ही कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे कि उनके यहाँ औलाद हो जाए। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। लोगों की बातों से मेरी भाभी बहुत दुखी हो जाती थी। उनके साथ साथ जितने लोगों की शादियां हुई थी, सबके पास एक या दो बच्चे थे। अगर किसी की गोद खाली थी तो वो मेरे भैया भाभी थे। बस यही दुख उनकी खुशियों में खलल पैदा करता था। फिर वक्त गुजरता गया और उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, और अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। मगर फिर भी कई सालों के बाद जाकर ऊपर वाला उन पर मेहरबान हो गया था और उनकी गोद भर दी थी। ये खुशी किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं थी। भाभी तो रोते हुए कह रही थी कि मैंने तो माँ बनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर ऊपर वाला किसी को निराश नहीं करता। मैं अस्पताल में पड़ी एक बेंच पर बैठा हुआ था और यही सब सोच रहा था, और मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। हमारा पूरा घर ही भाभी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। भैया को गए हुए तो अभी 3 साल गुजर चुके थे, इसलिए ऊपर वाले ने हमें सब्र दे दिया था। मगर भाभी की ये कंडीशन बार बार हमें भैया और अपने भतीजे की याद दिला देती थी। मैं बेंच पर बैठा हुआ एक तरफ देखने लगा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। कोई बहुत ज़्यादा खुश था तो कोई बहुत ज़्यादा सदमे में था। किसी का कोई अपना उसी अस्पताल में ही उसे अकेला छोड़कर चला गया था, तो कोई संतान पाकर बहुत खुश था। सच में अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुशी और दुख दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। कोई अपने प्यारे की लाश को लेकर जा रहा होता है, तो कोई मासूम बच्चे को लेकर उसका चेहरा खुशी से चूम रहा था। मैं वहीं पर बैठा हुआ लोगों को देखने लगा था कि अचानक से मेरी नज़र एक मासूम से 4 साल के बच्चे पर पड़ी, जिसका ध्यान मेरी तरफ था। वो पास रखे डस्टबिन से कुछ खाने का तलाश कर रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने मैले कपड़े पहने हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उस बच्चे को देखकर मुझे तरस भी आया था और प्यार भी।
इस दुनिया में कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुशियां नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाने के लिए खाना नहीं होता, जो हर तरह की खुशी से तरस रहे होते हैं। वो बेचारे लवारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और कुछ माता पिता ऐसे भी बदनसीब होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है मगर उनके बच्चे नहीं होते। उस छोटे से बच्चे की ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि वो बच्चा भी लगभग 4-5 साल की उम्र का ही था। मैं सोच रहा था कि अगर आज मेरा भतीजा भी मेरे पास होता तो उसकी उम्र भी लगभग इतनी ही होती। मेरा मन करने लगा कि मैं उस बच्चे के पास चला जाऊं और उसे कुछ खाने का भी लाकर दूं, क्योंकि वो डस्टबिन से खाना तलाश कर रहा था। और अगर उसे खाना वहां मिल जाता तो फिर वो बेचारा वही अनहाइजीनिक खाना खा लेता, जिससे उसके शरीर में बीमारियां भी पैदा हो सकती थी। शायद वो इसी तरह से अपना गुजारा करता होगा। मुझे उस पर बहुत ख्याल आया था। उस बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो बेचारा लगातार डस्टबिन से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा ध्यान उसी पर लगा हुआ था। साफ दिखाई दे रहा था कि वो खाने का कुछ तलाश कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं उठकर धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ उसके पास चला गया। काफी देर तक उसने मेरी तरफ नहीं देखा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तलाशी करने में था। मैं बिल्कुल उसके करीब खड़ा हुआ उसे ध्यान से देख रहा था। वो अब डस्टबिन से एक गला हुआ केला निकालकर खाने लगा। ये देखकर तो मेरी आत्मा तक कांप उठी थी। हम कैसे लोग हैं, हमारे होते हुए भी उस बच्चे, न जाने और कितने बच्चे लवारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे और कूड़ेदान से खाना निकालने पर मजबूर हैं। पहले मैंने सोचा कि इस बच्चे को मैं अपने साथ ही अस्पताल की कैंटीन पर ले जाता हूँ और उसे कुछ खिला देता हूँ ताकि उसका पेट भर जाए, मगर फिर मैंने सोचा कि खुद ही जाकर कुछ ले आता हूँ। मैंने उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो कितनी देर से वहीं पर मौजूद था। मैं जानता था कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, इसलिए मैं तेज तेज कदमों के साथ कैंटीन की तरफ आ गया था। वहां से मैंने जल्दी से एक जूस की बोतल खरीदी और कुछ फ्रूट्स ले लिए थे, और साथ साथ बच्चे के लिए चॉकलेट्स और कुछ चिप्स के पैकेट भी खरीद लिए थे। और वो सारी चीज़ें एक शॉपर में लेकर मैं उसकी तरफ आ गया था। मैंने देखा कि वो बच्चा अभी तक वहीं पर मौजूद था, मगर उसने वो गला हुआ केला नहीं खाया था, बल्कि वो उसके पास ही रखा हुआ था और फिर भी वो कूड़ेदान में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी ऐसी हालत पर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और फिर से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो उसे देखकर अपने ही सारे दुख दर्द भूल गया था। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। वो मासूम सा बच्चा था जिसका चेहरा भी मासूम दिखाई दे रहा था। वो डस्टबिन से आधे खाए हुए फ्रूट्स निकाल रहा था। अब उसके पास सिर्फ वो गला हुआ केला ही नहीं था, बल्कि आधा खाया हुआ सेब भी मौजूद था। मैंने सामान का शॉपर एक तरफ रख दिया था और घुटनों के बल उसके करीब जाकर बैठ गया। वो मेरी तरफ रुक करके खड़ा था और फिर मुझे देखने के बावजूद भी वो वहां से जाने लगा था, मगर मैंने उसे आवाज लगाई और उसका बाजू थाम लिया था। एक ही झटके से उसे अपने गले से लगा लिया। मैं उसको अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा उससे कोई गहरा संबंध हो। जैसे ही मेरी नज़र उसकी गर्दन पर मौजूद काले निशान पर गई तो मेरा दिमाग साए साए करने लगा था। वो बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसे मेरे भैया भाभी के बेटे की गर्दन पर था। मतलब कि मेरे भतीजे की गर्दन पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। उसके जन्म के बाद अगर मेरा भतीजा संजू आज हमारे पास होता तो वो भी इस उम्र का ही होता। भैया भाभी ने उसके जन्म से पहले ही उसका नाम सोच लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा बेटा हुआ तो हम उसका नाम संजय रखेंगे और उसको प्यार से संजू बुलाया करेंगे। ऊपर वाले ने उन्हें बेटा ही दिया था। हमने अस्पताल में ही उसका नाम संजय रख दिया था और उसे संजू कहकर पुकारने लगे थे। पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरा दिमाग फट रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर वो मेरा भतीजा कैसे हो सकता है, और अगर ये वही है तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था। उसके आसपास तो कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल लवारिसों की तरह इधर उधर अकेला फिर रहा था। मैं न जाने कितनी देर से उसे देख रहा था। फिर मैं उसे उठाकर फौरन से भाभी के कमरे की तरफ भागा था, क्योंकि वो तो सच में भैया भाभी की शादी को 7 साल हो चुके थे। अब मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और मैं स्कूल में टीचिंग करता था। सुबह सवेरे में तैयार होकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था जब भैया के कमरे से गुजरा
और भैया भाभी को आपस में बातें करते हुए सुना। सुनैना, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? देखना, एक ना एक दिन ऊपर वाला हमारी गोद जरूर भर देगा, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। भैया भाभी को बड़े प्यार से समझा रहे थे। आखिरकार भाभी बहुत परेशान रहती थी। लोगों के ताने उन्हें छोड़ते नहीं थे। मेरी बहन भी मुझे भैया के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर वहां पर आ गई थी और फिर हम दोनों उनकी बातें सुनने लगे। उसके बाद हम दोनों भाई बहन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। शाम को जब मैं घर आया तो हम सब शाम की चाय पीने लगे थे जब पड़ोसी का बच्चा दौड़ता हुआ हमारे घर आया, क्योंकि शायद वो बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल हमारे घर के अंदर आ गई थी। इसलिए वो बच्चा बॉल लेने के लिए आया था। वो बच्चा बॉल लेकर तो जा चुका था, मगर भाभी उस बच्चे को देखकर आहें भरकर रह गई थी। इस बच्चे को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि उनकी शादी को पूरे 7 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक उनके पास कोई संतान नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर भैया सवेरे की तरह फिर से उन्हें समझाने लगे थे, क्योंकि अक्सर भाभी बच्चों को देखकर और लोगों के तानों को सुनकर इसी तरह से उदास हो जाती थी। भाभी को लगता था कि अब बहुत समय हो गया है, इसलिए वो कोई भी बात समझ नहीं रही थी और बस आंसू बहाए जा रही थी। अब उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी और उनको यही लगता था कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। उनकी शादी को काफी लंबा समय बीत चुका था और अब तक वो बांझ ही थी। मोहल्ले की औरतें भी यही कहती थी कि जो औरत मां नहीं बन सकती वो बांझ ही होती है। मैंने कहा, भाभी तसल्ली रखिए, एक न एक दिन हमारे घर में भी रौनक होगी, हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। मेरी छोटी बहन सीमा भी भाभी के पास जाकर बैठ गई थी और उन्हें गले से लगाते हुए उन्हें समझाने लगी। हम सब भाभी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनकी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझते थे, मगर भाभी सीमा की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनको उदास देखकर हम सब लोग उदास हो जाते थे। मुझसे भी उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। भैया तो अब खामोश हो गए थे और अपना सर पकड़कर बैठ गए थे, क्योंकि वो भी परेशान थे। मैंने कहा, भाभी भगवान के लिए आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले से उम्मीद मत छोड़िए। देखना, एक न एक दिन मैं अपने भतीजे को अपनी गोद में खिलाऊंगा और फिर देखना आप कि हम सब मिलकर आपको कितना तंग किया करेंगे। उदास चेहरे के साथ मैं उनको समझाने लगा था। मैं चाहता था कि कुछ भी करके मेरी भाभी और भैया का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि भैया का उदास चेहरा देखकर और भाभी की आंखों में आंसू देखकर मेरे चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। वो दोनों ही पति पत्नी हम सबका और हमारी खुशियों का बहुत ख्याल रखते थे, और भाभी तो हमारे लिए बिल्कुल माँ जैसी थी, बल्कि वो तो माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि माँ अब कोई काम करने के काबिल नहीं रही थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब तो उनको दमा की बीमारी भी हो गई थी और खांसते खांसते उनका बुरा हाल हो जाता था और उनको सांस ना आने की शिकायत अब हमेशा रहने लगी थी। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। पहले तो घर के सारे काम अकेली भाभी ही किया करती थी, लेकिन अब जब से मेरी बहन जवान हुई थी तो वो भी भाभी के साथ मिलकर घर के सारे काम करवाती थी और साथ साथ माँ की देखभाल भी दोनों ही किया करती थी। मैं भैया को समझाने लगा कि भैया, भाभी का दिल तो बहुत छोटा है, मगर आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो उदास ना हो। भैया ने कुछ नहीं कहा, बस एक दिखावे भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर वहां से उठकर चले गए थे। फिर मैं भाभी को समझाने लगा कि भाभी प्लीज, आप उदास न हो। भाभी कहने लगी कि अमन, मैं कैसे परेशान न हूँ, हमारी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक मैंने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। पड़ोस वाली दीपिका की शादी हमसे 1 साल बाद हुई थी और उसके यहाँ तो अब तक 2 बेटे भी हो गए, मगर हमारे यहाँ देखो, अभी तक कोई भी बच्चा नहीं है, हम बे औलाद हैं। इतना कहकर वो आंसू बहाते हुए मेरी बात का जवाब देने लगी थी और साथ साथ अपने एक रिश्तेदार का भी जिक्र करने लगी थी कि मेरी दूर की कजिन के पास भी 2 बेटे और एक बेटी है। उनकी बात पर मैं भी खामोश हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया था। वो सच ही तो कह रही थी। भैया और भाभी के साथ जिन जिन की भी शादियां हुई थी, उन सब की गोद भर चुकी थी और सभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक वही बेचारे दोनों पति पत्नी थे जो अब तक औलाद के लिए तड़प रहे थे। मुझसे अपने भैया भाभी की ये तड़प देखी नहीं जा रही थी। सीमा भाभी का दिल बहलाने की कोशिश करने लगी थी, मगर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था
और अभी तक अपने सोच विचार में भैया भाभी की बेबसी ही बिठाए हुए था। मैं और सीमा भी उन दोनों की बातों से बहुत परेशान रहते थे। भाभी और भैया ने न जाने कितने डॉक्टर्स को भी दिखाया था। लगभग दोनों के ही चेकअप हो चुके थे। काफ़ी सारा पैसा भी खर्च हो चुका था, मगर अभी तक किसी ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। सब यही कहते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, बस ऊपर वाले की तरफ से देर है। भाभी बेचारी हर महीने एक नए डॉक्टर के पास जाती थी और वहां से भी ना उम्मीद ही लौट कर आती थी, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जब ऊपर वाले की तरफ से ही देर हो रही है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ही भाभी को हर बार ही मायूसी का सामना करना पड़ता था, मगर उनकी ये मायूसी और उदासी मुझसे देखी नहीं जाती थी। वो बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह लगती थी। भैया मुझसे बड़े थे। पिताजी के जाने के बाद हम सबका ख्याल उन्होंने ही तो रखा था, मगर अब वो दोनों खुद ही बहुत परेशान थे। हमारी हर खुशी का ख्याल उन्होंने रखा था, हमारी हर ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया था, लेकिन उनकी ज़रूरत हम पूरी नहीं कर सकते थे। सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते थे। मुझे आज भी उनकी शादी का वो दिन याद है, जब भैया दूल्हा बने भाभी को घर ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। माँ तो बार बार उनकी नज़र उतार रही थी। मैं और सीमा बहुत खुश थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आज पूरी होने वाली है, क्योंकि हम बचपन से ही भैया की शादी के सपने देखते आए थे। और जब भाभी शादी होकर हमारे घर में आई थी तो हमारी खुशी डबल हो गई थी, क्योंकि पहले तो हम समझते थे कि हमारी भाभी भी दूसरी औरतों की तरह ही होंगी, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मुझे अपनी भाभीयों के बारे में बताते रहते थे, जो हर समय ही झगड़ा करती थी और अपने पति को लेकर अलग हो गई थी और माता पिता को भी अहमियत नहीं देती थी। मगर हमारी भाभी उनसे बहुत अलग थी। वो तो एक संस्कारी और सुलझी हुई औरत थी। वो अपना आराम भूलकर हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का बेहद ख्याल रखती थी। उन्होंने कभी भी भैया से कोई फरमाइश नहीं की थी, मगर मेरे भैया भी बहुत अच्छे थे। इतनी अच्छी पत्नी मिल जाने के बाद हर तरह से अपनी पत्नी का ख्याल रखते थे, हर ज़रूरत अपनी पत्नी की पूरी किया करते थे। मैं हर समय ही भैया से यही कहता था कि भैया, आप बहुत भाग्यशाली हो। पिछले जन्म में ज़रूर आपने कोई पुण्य का काम किया होगा, तभी तो आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है। मेरी बात पर भैया मुस्कुराकर मुझे डांट देते थे, क्योंकि मैं हर समय ही भाभी को छेड़ता रहता था। भाभी को हम उनके मायके भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि भाभी घर से चली जाती थी तो हमारा मन नहीं लगता था। अक्सर भाभी को अपने मायके वालों की याद आती तो हम भाभी के पूरे परिवार को अपने घर खाने पर इनवाइट कर दिया करते थे और सब मिलकर खाना बनाया करते थे। भाभी के घर वाले भी बहुत खुश रहते थे कि उनकी बेटी ससुराल में बहुत खुश है। भाभी अपने परिवार वालों को देखकर खुश हो जाती थी और कभी कभी अपने मायके जाती तो वहां जाकर उनको हम सब की बहुत याद आती थी। बस इसी तरह हमारी खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी और शादी के 2 साल बड़े आराम से गुजर गए थे। हम सब बड़े मेल मोहब्बत से रहते थे, मगर धीरे धीरे भाभी और भैया के दिल में औलाद की कमी पैदा होने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे उनकी शादी को वक्त गुजरता जा रहा था, उन्हें बच्चे की कमी महसूस होने लगी थी। और लोग भी उनसे बार बार पूछते थे कि अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं आया। हर शादीशुदा पति पत्नी की चाहत होती है कि ऊपर वाला जल्द से जल्द उनकी गोद भर दे, क्योंकि अगर औलाद ना हो तो इंसान को अपनी जिंदगी ही बेमतलब और फीकी सी लगती है। औलाद वो होती है जो अगर किसी शादीशुदा जोड़े के पास मौजूद ना हो तो उनकी जिंदगी का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है। मुझे अपने कमरे में आए हुए 2-3 घंटे गुजर चुके थे। उसी समय सीमा आई और कहने लगी, भैया आ जाओ, भाभी आपको खाने पर बुला रही हैं। वो मुझे बताकर चली गई थी। मुझे अपनी भाभी की बहादुरी पर गर्व महसूस होने लगा था कि अभी तो वो किसी तरह हाथ पांव छोड़े बैठी हुई थी और अब खाना तैयार करके मुझे बुला रही थी। मैं अपनी आंखों से आंसू साफ करता हुआ बाहर निकल आया था। मैंने देखा कि भाभी बिल्कुल फुर्ती के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। उनके दिल में दुख जरूर था, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर हम सबको तसल्ली दिलाने के लिए मुस्कुराहट सजा ली थी। फिर वो खाना खाने के लिए बैठ गई थी और उनके साथ भैया भी बैठे हुए थे। सीमा माँ को खाना देने के लिए गई हुई थी, क्योंकि माँ अपने कमरे में ही खाना खाया करती थी और हम चारों एक साथ बैठकर घर के हॉल में डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करते थे। मैं भैया के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया था। थोड़ी देर के बाद सीमा माँ को खाना देने के बाद वापस आ गई थी।
भाभी एक बहुत ही बहादुर और सब्र वाली औरत थी। कभी-कभी तो वो हिम्मत हार बैठती थी, मगर फिर भी खुद को संभालकर घर के सारे कामों में बिजी हो जाना उनकी आदत में शामिल हो गया था। अब मैं भी उनकी आंखों में उदासी देख सकता था। जरूर वो मुस्कुराए जा रही थी, मगर उनकी आंखें दुख का मैसेज दे रही थी। मैं खाना खाकर वापस अपने कमरे में आ गया था। भैया भी वहां से उठकर चले गए थे। भाभी और सीमा बर्तन समेटने लगी थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो भाभी नाश्ता तैयार कर चुकी थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए रवाना हो गया था और सीमा कॉलेज के लिए, और भैया ऑफिस चले गए थे। माँ ज्यादातर अपने कमरे में ही होती थी, दवाई खाकर सो जाती थी या फिर थोड़ी बहुत देर जागती तो भाभी से बातें करती रहती थी। मगर फिर से इस वीरानी और उदासी ने उन्हें घेर लिया था, क्योंकि हम सबके जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता था। भाभी बेचारी घर में रहकर अपनी आधी अधूरी जिंदगी पर आंसू बहाती रहती थी। हम सब जब घर वापस आ जाते तो जरूर वो घर के किसी कोने में बैठकर आंसू बहा रही होती थी, मगर हमें देखते ही फौरन वहां से उठकर खड़ी हो जाती और ऐसे जाहिर करती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम उनकी इस हालत को देखकर फौरन समझ जाते थे कि जरूर वो अपनी ना होने वाली औलाद के बारे में ही सोच रही थी। आज जब मैं सीमा को कॉलेज से लेकर घर पहुंचा तो एक और मुसीबत हमारा इंतजार कर रही थी। भैया भी घर पर मौजूद थे और भाभी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तो लगातार रोई जा रही थी। वो रोते हुए अपने पति से कह रही थी कि रमन, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो नहीं कहा कि मेरे यहाँ बच्चा ना हो, मगर सब लोग मुझे ही ताने देते हैं कि मैं बांझ हूँ। ये बात सुनकर मैं और सीमा जल्दी जल्दी भाभी और भैया के पास पहुंच गए थे। मैंने भाभी से पूछा, क्या बात है भाभी? इस किसने आपको औलाद ना होने का ताना दिया? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो रही थी, मगर भैया ने बताया कि आज मोहल्ले की देविका जी आई थी, जिन्होंने तुम्हारी भाभी से बातों ही बातों में कहा कि तुम हमारे घर ना आना। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, तुम बांझ हो, तुम्हारा असर हमारी बहू बेटियों पर पड़ेगा तो वो भी तुम्हारी तरह बे औलाद रहेंगी। और साथ ही ये भी कहा है कि तुम में बहुत सारी कमियां हैं, तभी तो तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा और आगे भी नहीं होगा, वरना शादी को इतना समय बीत चुका है, गोद भरनी होती तो भर जाती। हालांकि ये सरासर झूठ था, क्योंकि डॉक्टर कह चुके थे कि भाभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिट है, और ना ही मेरे भैया में कोई परेशानी थी, बल्कि हर डॉक्टर यही कहता था कि ऊपर वाले की तरफ से ही देर है। मगर लोगों को ताने देने से ही फुर्सत नहीं थी। आज से 2-4 महीने पहले भी मोहल्ले की एक औरत हमारे घर पर आई थी। उस समय मैं भी घर पर ही मौजूद था। उसने भाभी को न जाने क्या क्या बातें कही थी। भाभी ने उनको पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो ऐसी ही थी। कोई अगर उन्हें गलत भी कहता था तो वो खामोशी से सुन लेती थी। मगर तब वो बहुत रोई थी और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उस दिन भैया ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर बाहर निकाला था, मगर आज तो वो किसी के भी हाथ नहीं आ रही थी और बस रोए जा रही थी। मैंने कहा, भाभी, आप क्यों लोगों की बातों का बुरा मानकर उदास होती हो? लोगों का तो काम ही है सिर्फ बोलना। आप किसी की बातों पर कोई ध्यान मत दिया करो। मैं आगे बढ़कर भाभी को समझाने की कोशिश करने लगा था, मगर वो तो फिर भी आंसू बहाए जा रही थी। उन्होंने कहा, अमन, लोग सही कहते हैं, इसमें मेरी ही गलती है। मैं ही बांझ हूँ। मैंने ही तुम्हारे भैया को पिता बनने की खुशी नहीं दी। वो आंसू बहाते हुए न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, या उनके बिल्कुल साथ ही बैठे हुए थे और उन्हें कंधे से थाम कर समझा रहे थे। मेरे भैया भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए हमेशा कभी उनके दिल में अपनी पत्नी को लेकर कोई गलत ख्याल नहीं आया था। काफी देर तक वो भाभी को समझाते रहे। फिर भैया ने हमें वहां से जाने का इशारा कर दिया तो मैं और सीमा खामोशी से वहां से आ गए थे, क्योंकि हम जानते थे कि भैया उन्हें समझा लेंगे। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था, मगर अभी तक ऊपर वाला भैया और भाभी पर मेहरबान नहीं हुआ था। फिर शादी को 10 साल बीत गए। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। तभी अचानक मुझे बाहर से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी थी। मेरा दिल फिर से डर गया था, क्योंकि भाभी हर समय ही बच्चा ना होने की वजह से इसी तरह से रोती रहती थी। मैंने समझा आज भी वो रो रही होंगी, मगर अचानक से मुझे भैया और सीमा के हंसने की आवाज़ आने लगी। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया तो मैं दौड़ता हुआ कमरे के बाहर निकल आया था। मैंने देखा कि सीमा के हाथ में मिठाई का डब्बा था, जिसमें से वो अपनी पसंद की मिठाई खा रही थी। और आज बड़ी हैरानी की बात थी
कि माँ भी अपने कमरे से बाहर निकलकर भाभी के पास सोफे पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। 2 मिनट के अंदर ही मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई खुशखबरी है। मैं तेज़-तेज़ कदमों के साथ चलता हुआ उनके पास पहुंच गया था और कहने लगा, क्या कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर क्या बात है? आखिर किस बात की मिठाई खाई जा रही है? मैंने जाते के साथ ही भैया से सवाल किया तो वो मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे कि अमन, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। यूँ समझ लो कि आज हमारे घर में ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ने कदम रख लिया। तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। हम लोग अभी अस्पताल से ही वापस आए हैं। डॉक्टर ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है जिसका हमने सारी जिंदगी इंतजार किया था। भैया के मुंह से ये बात सुनकर तो मैं दौड़ता हुआ आ गया था और फौरन भैया को गले से लगा लिया। आखिरकार इतने सालों के बाद ये खुशखबरी मिली थी कि भाभी माँ बनने वाली है। मैंने सीमा के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लिया और सोफे पर बैठ गया था। आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मिठाई कभी नहीं खाई थी, मगर आज की तो खुशी ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने हाथ ही नहीं रोक पाया था। भैया और भाभी का चेहरा तो खुशी से चमक रहा था। उन दोनों के पैर जमीन पर नहीं थे। दोनों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखी थी। मैं भाभी को देखकर बहुत खुश हुआ था क्योंकि अब उनकी जिंदगी में फूल खिलने वाला था। मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि ये खुशी सिर्फ थोड़े समय के लिए ही है, क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा था। हमने प्रेगनेंसी के दिनों में भाभी का हर तरह से ख्याल रखा था। मेरी बहन ने भाभी से घर का कोई काम नहीं करवाया था। हालांकि वो काम करना चाहती थी, मगर हम सब ने उनसे कहा था कि आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। फिर गुजरते हुए वक्त के साथ भाभी की डिलीवरी का टाइम भी आ गया था, जिसमें 2 महीने ही रह गए थे। भैया उनका बहुत ख्याल रखते थे और सीमा भैया के साथ मिलकर मार्केट जाकर बच्चे के लिए खूब सारी शॉपिंग करती थी। मैं भी जब घर आता तो उनके लिए ढेर सारे फ्रूट्स लेकर जाता था। डॉक्टर ने कहा था कि भाभी को फ्रूट्स की बहुत ज़रूरत है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारे घर बेटा आएगा या बेटी। भैया भाभी ने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। भाभी भैया से कहती थी कि बेटी हुई तो वो बिल्कुल मुझ पर जाएगी और बेटा हुआ तो बिल्कुल आप पर जाएगा। दोनों मिलकर खूब खुश होते थे, क्योंकि एक तो उन दोनों को काफ़ी लंबे समय के बाद औलाद की खुशी मिली थी और फिर वो दोनों चाहते थे कि बेटा हो या बेटी, हमें खुशी खुशी स्वीकार है। बस ऊपर वाला माँ और बच्चा दोनों को सलामत रखे। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजरा जा रहा था। जब मैं स्कूल से वापस आया तो भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सीमा और माँ भाभी के कमरे में ही बैठी हुई थी। वो सब लोग भैया का इंतजार कर रहे थे क्योंकि भैया ऑफिस गए हुए थे। मगर जैसे ही मैं आया तो मैंने माँ से कहा कि मैं ही आप लोगों को अस्पताल लेकर चलता हूँ। क्या पता भैया को कितनी देर हो जाए। मैं भैया को फ़ोन करके कह देता हूँ कि वो अस्पताल ही आ जाएंगे। अभी हम घर के दरवाजे पर थे कि भैया भी आ गए थे। मैंने तो टैक्सी भी बुक कर ली थी क्योंकि गाड़ी तो भैया के पास थी। मैं तो अपनी बाइक पर ही स्कूल जाया करता था। मगर जब भैया आए तो मैंने टैक्सी वाले को भेज दिया था और हम सब भैया की गाड़ी में ही बैठकर भाभी को अस्पताल ले गए थे। भाभी को बहुत दर्द हो रहा था। उनकी तकलीफ देखकर हम सब भी परेशान हो रहे थे, मगर हम खुश भी थे क्योंकि आज हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के जन्म का समय आ गया है। हम सब के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। भाभी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था और भैया डॉक्टर की तरफ से लिखी गई मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी की तरफ आ गए थे। सीमा और माँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखी हुई बेंच पर बैठी थी और भाभी के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रही थी। जब हम वापस आए तो हम भी उनके साथ बैठकर भाभी और बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे थे। 2 घंटे गुजर चुके थे, मगर अभी तक डॉक्टर ने हमें कोई भी खुशखबरी नहीं दी थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में टाइम तो लगता है। हम बाहर बैठे हुए थे और खुशखबरी आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक नर्स, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था, हमारी तरफ आने लगी। ये देखकर तो हम सब बेंच से खड़े हो गए थे। नर्स ने आने के बाद फौरन ही कहा था कि बधाई हो, बेटा हुआ है, और उसने मुलायम रज़ाई में लिपटा हुआ बच्चा भैया की गोद में दे दिया था। हम सब बहुत खुश हुए थे। बेटी होती तब भी हम इतना ही खुश होते, मगर बेटे से भी खुशी डबल हो गई थी। आज हमारे घर की लगभग सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई थी। भैया अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर रोने लगे थे।
आखिरकार बहुत सालों के बाद अपना बच्चा उनकी गोद में आया था। मैं आगे बढ़ा और उनके हाथ से अपना भतीजा ले लिया था और उसको सीने से लगा लिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज पूरे 14 साल बाद हमें ये खुशखबरी मिली थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही भैया और भाभी की एनिवर्सरी गुजरी थी। उनकी शादी को पूरे 14 साल हो गए थे। 14 साल के बाद ऊपर वाले ने उनकी परीक्षाएं खत्म कर दी थी। वो दोनों अब माता पिता के रुतबे पर शामिल हो चुके थे। भाभी को अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए हम सब बाहर बैठे उनके होश में आने का इंतजार करने लगे थे। वो छोटा सा बच्चा अब माँ की गोद में था। फिर माँ की गोद से सीमा ने ले लिया था, क्योंकि अभी तक उसने उसे गोद में नहीं लिया था। और वो गुस्से वाली नज़रों से सबको बोल रही थी, क्योंकि मैं अपने भतीजे को माँ से अपनी गोद में ले चुका था और किसी को नहीं दे रहा था। भैया सीमा को देख देख कर खुश हो रहे थे, क्योंकि घर में सबसे छोटी वही थी और उसके बाद भी अब एक और छोटा आ गया था। फिर मैंने उसका गुस्सा ख़त्म किया और उसको भी बच्चा गोद में दे दिया। भैया उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो बार बार अपने भतीजे को प्यार कर रही थी। आखिरकार वो भी तो बुआ बन गई थी। फिर उसने कह दिया कि भैया, ये देखिए, संजू की गर्दन पर कोई निशान है। भैया और मैं आपस में बातें कर रहे थे जब सीमा ने हमें इस छोटे बच्चे की गर्दन दिखाई, जिसका नाम हम संजय रख चुके थे, क्योंकि बेटा बेटी का नाम तो भैया भाभी पहले ही डिसाइड कर चुके थे। सीमा की बात पर हम दोनों ही उसकी तरफ चल दिए थे। देखा कि बच्चे की गर्दन पर एक काला सा धब्बा है। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, मगर भैया मुस्कुराते हुए कहने लगे कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों के शरीर पर ऊपर वाले की तरफ से ही कोई ना कोई निशान होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। उनकी बात सुनकर तो मैं और सीमा सुकून में हुए थे। माँ ने भी हमें कुछ ऐसा ही बताया था। फिर रात के समय हमने माँ को घर भेज दिया था, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। वो इतनी देर अस्पताल में नहीं बैठ सकती थी। भैया ने अपने ऑफिस के ड्राइवर के साथ ही उन्हें घर भेज दिया था, क्योंकि मैं तो अपने भतीजे को इस तरह अस्पताल में अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। हालांकि वहां पर भैया और सीमा भी मौजूद थे, मगर दिल नहीं चाहता था कि मैं उसे ऐसे छोड़कर चला जाऊं। इसलिए मैं जिद करके बैठा रहा था और भैया को ड्राइवर को ही भेजना पड़ा था। कुछ घंटे के बाद ही भाभी को भी होश आ गया था और हम संजू को लेकर वहीं पर पहुंच गए थे। भाभी बहुत खुश थी। खुशी की वजह से उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। भाभी, अब आप क्यों रो रही हो? आज तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सीमा उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगी और साथ साथ उनको समझा भी रही थी। भाभी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, अरे पगली, ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। तो मैं और भैया भी मुस्कुरा दिए थे। भाभी ने अपने छोटे से बेटे को गोद में लिया तो उनकी आंखों में आंसू और भी ज्यादा तेजी के साथ बहने लगे थे। सच में औलाद बहुत बड़ी चीज है, जिसके बिना हर इंसान की जिंदगी अधूरी है। हम भी वहीं पर खड़े थे कि एक डॉक्टर और 2 नर्स वहां पर आ गई थी और हमें बाहर जाने का कह दिया, क्योंकि अभी भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि इन्हें 3-4 दिन के लिए अस्पताल में ही रहना होगा। मैं और भैया बाहर निकल आए थे। सीमा वहीं बैठी रही थी। हालांकि डॉक्टर ने उसे भी जाने को कहा था, मगर वो ढीठ बनकर वहीं बैठी रह गई और फिर डॉक्टर उसका ढीठपन देखकर खामोश हो गए। मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं अपने भतीजे के पास रुकूं, मगर भैया मुझे बाहर ले आए थे। थोड़ी देर के बाद सीमा भी बाहर निकल आई थी और कहने लगी कि आप लोग घर चले जाइए, मैं भाभी के पास यहाँ हूँ। हमारा दिल तो नहीं कर रहा था, मगर हमारा यहाँ पर रुकना भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अभी 2-3 दिन भाभी को यहीं पर रहना था। हमने भी सोचा था कि हम घर आराम करने के लिए चले जाते हैं। मैं और भैया वहाँ से आ गए थे। हमें अभी वहाँ से आए हुए 2 घंटे ही गुजरे थे कि सीमा का फ़ोन आया। वो रो रही थी और कह रही थी कि संजू का कुछ पता नहीं चल रहा। भैया, जल्दी से यहाँ अस्पताल में आ जाओ, संजू कहीं गायब हो गया है। उसने ये बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। उसने कॉल मुझे की थी। भैया भी बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे हुए थे, मगर मैंने कॉल स्पीकर पर रखी हुई थी, इसलिए उन्होंने भी सारी बात सुन ली थी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि सीमा ने क्या कहा है। हालांकि हम उसकी सारी बात सुन चुके थे, मगर हमारा दिमाग इस बात को समझने के काबिल नहीं था और हम माँ को बताए बिना ही दोनों भाई घर से निकल आए थे। 10 मिनट के अंदर ही हम अस्पताल पहुँच गए, क्योंकि अस्पताल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था। गाड़ी में हमें बस 10 मिनट ही लगे थे।
जब हम अस्पताल पहुंचे तो सीमा बहुत बुरी तरह से रो रही थी। भाभी तो अभी तक होश में भी नहीं आई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें रात को नींद की दवाई दे दी थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सीमा ने हमें बताया कि जब डॉक्टर ने भाभी को नींद की दवाई दी थी तो वो सो गई थी, और सीमा भी वॉशरूम जाने के लिए उनके कमरे से बाहर निकल आई थी। संजू भाभी के पास बेड पर ही सो रहा था, मगर जब सीमा वॉशरूम से वापस कमरे में आई तो वहाँ पर संजू मौजूद नहीं था। तब से ही वो पागलों की तरह सारे अस्पताल में उसे ढूंढ रही थी, मगर उसका कहीं कुछ पता ही नहीं चला था। ये सुनकर तो हमारा दिमाग सुन रह गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो गया। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था। उसी समय मैं और भैया भाभी के कमरे से बाहर निकल आए थे और सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना है। सीमा तो सारा अस्पताल ही तलाश कर चुकी थी, मगर संजू का कुछ पता नहीं चला था। अब हमें ही उसे ढूंढना था। हम पागलों की तरह सारे अस्पताल में उसे ढूंढने लगे थे, क्योंकि हमारी समझ नहीं आ रहा था कि हम उसे और कहाँ ढूंढे। वो छोटा सा बच्चा खुद तो चलकर कहीं नहीं जा सकता। जरूर उसे किसी ने किडनैप किया था। सारी रात ऐसे ही गुजर गई थी और दूसरे दिन की भी सुबह से शाम हो चुकी थी, मगर हम उसे ढूंढने में नाकाम रहे थे। भाभी को भी होश आ चुका था और उन्होंने तो हंगामा ही मचा दिया था। हम उन्हें समझाते रहे कि संजू मिल जाएगा, इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, मगर वो किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी और बस रोए चली जा रही थी। भैया की हालत भी अब खराब होती जा रही थी। उनकी ऐसी हालत मुझसे भी देखी नहीं जा रही थी। वो अब आगे और नहीं चल सकते थे। वो अस्पताल में ही एक बेंच पर बैठकर आंसू बहाने लगे थे। भैया, आप प्लीज मत रोइए, उम्मीद मत छोड़िए, देखिए संजू जरूर मिल जाएगा। मैं भैया को झूठी तसल्ली देने लगा था। भैया ने कहा कि अमन, वो छोटा सा बच्चा हमारा बेटा आखिर कहाँ जा सकता है। जरूर किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, और एक बार जब बच्चे खो जाते हैं तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं मिलते। वो आंसू बहाते हुए मुझसे कहने लगे थे। मैं जानता था, क्योंकि ऐसे हादसे अस्पतालों में पहले भी होते रहते थे, मगर आज तक हमारे परिवार में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। माँ भी कई बार अस्पताल आ चुकी थी, उनका भी रो रो कर बुरा हाल था, मगर हमारी परेशानी उस समय बढ़ गई थी जब भैया बेहोश हो गए। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो कहा कि वो इस समय बहुत बड़े सदमे में हैं, इसी वजह से वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। भैया की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो ये तक भी कह दिया था कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठे हैं, और जब इंसान खुद ही हिम्मत हार बैठता है तो कोई उसे नहीं बचा सकता। भैया के बारे में ये सब सुनकर तो हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। 2-3 दिन भैया भाभी के साथ अस्पताल में ही एडमिट रहे थे, मगर चौथे दिन वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। उस दिन भाभी तो अपने होशो हवासी खो बैठी थी। तब से लेकर अब तक वो इस दुनिया से बिल्कुल ही बेगानी हो गई थी। संजू को गुम हुए पूरे 4 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक उनके गम में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई थी। वो बिल्कुल पागलों की जैसी हरकतें करती रहती थी, मगर कभी कभी वो ऐसी समझदारी की बातें करती थी कि हम समझते थे कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है, मगर फिर से वो अपनी उसी कंडीशन में वापस चली जाती थी। मैं जैसे ही इस 4 साल के बच्चे को लेकर भाभी के पास आया तो वो फौरन उसे पहचान गई थी। हालांकि वो अपने होशो हवास में नहीं थी, मगर अपना खून कौन नहीं पहचानता। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। सीमा और माँ भी वहीं पर बैठी हुई थी। सीमा ने इस बच्चे की गर्दन पर वो निशान देखा तो कहने लगी कि भैया, ये तो हमारा संजू ही है। इसकी गर्दन पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जो इसके जन्म के समय पर हमने देखा था, बिल्कुल वही काला धब्बा। भाभी संजू को गले से लगाकर रो रही थी, मगर वो बच्चा अजीब नजरों से हम सबको देख रहा था, क्योंकि हम सब उसके लिए अनजान थे। उसे देखकर तो भाभी की हालत बिल्कुल ठीक हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के खो जाने का ही तो गम था। लेकिन अब जवाब उन्हें मिल चुका था, मगर अभी भी एक सवाल बाकी था कि आखिर कौन किडनैप करके ले गया था और अब क्यों वापस छोड़ गया था। अभी तक अस्पताल के कमरे में ही हम सब लोग बैठे हुए थे कि अचानक से दरवाज़ा खुला और पुलिस के 2 ऑफिसर और उनके साथ एक नर्स अंदर आती हुई दिखाई दी। आते ही पुलिस ने मुझे हथकड़ी लगा दी। मैं हैरान नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा था और घबराते हुए कहने लगा कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, क्योंकि अपने हाथों में हथकड़ी देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस नर्स ने मुझे बताया
कि संजू अस्पताल में सफाई करने वाली एक औरत का बेटा है। वो औरत आज से 2 महीने पहले मर गई थी। तब से संजू यही अस्पताल में ही रहता था। अस्पताल का सारा स्टाफ उसे जानता था कि ये उसी औरत का बेटा है, इसलिए ही सब कभी कभी इसे कुछ न कुछ खिला देते थे। वो लवारिसों की तरह अस्पताल में ही सोता था। ये बात सुनकर तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। पर हमने पुलिस वालों को अपनी तरफ की कहानी बताई तो वो भी हमारी बात समझ गए थे, क्योंकि अस्पताल के सभी लोग जानते थे कि भाभी 4 सालों से यहाँ आती जाती रही हैं, क्योंकि हर समय उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। और सब जानते थे कि उनके बच्चे के खो जाने की वजह से उनकी तबीयत ऐसी हो गई थी। क्योंकि संजू भी इसी अस्पताल में पैदा हुआ था, मगर एक गुत्थी सुलझना अभी भी बाकी थी कि उस औरत ने संजू को क्यों चुराया था। फिर उस नर्स ने एक ऐसी बात बताई कि हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं आया था। उसने कहा कि वो एक बूढ़ी औरत थी जो सफाई वगैरह का काम करती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, मगर एक दिन वो एक बच्चे को ले आई थी और कहा कि कोई जानबूझकर इस बच्चे को अस्पताल में छोड़ गया। तब से उस औरत ने संजू को पालना शुरू कर दिया। उसने सभी को यही बताया था कि उसके माता पिता जानबूझकर ही इस बच्चे को अस्पताल में छोड़ गए। हालांकि ये सब सरासर झूठ था। उसने हमारे संजू को चुराया था। वो बे औलाद थी और अपनी गोद भरने के लिए संजू को चुराया था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि मेरी भाभी और भैया ने तो ना जाने कितने साल तक इस खुशी का इंतजार किया था। मगर अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। पुलिस ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया था। हमारी मुजरिम तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, तो हम किससे बदला लेते। कुछ दिनों के अंदर ही भाभी की तबीयत ठीक हो गई थी, तो हम उन्हें घर ले आए थे। संजू शुरू से हमारे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता था और हर समय खामोश रहता था, क्योंकि ये उसके लिए एक नई जगह थी। मगर धीरे धीरे वो भी हमसे अटैच होता चला गया, क्योंकि खून तो अपना असर दिखा ही देता है। वैसे तो उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल हमारे साथ नहीं गुजारे थे, मगर वो हमारा खून था और उसे हमारे साथ घुलने मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। उसकी वजह से भाभी की तबीयत भी अब ठीक रहने लगी थी। उसके मिलने के बाद दोबारा कभी फिर से भाभी की तबीयत खराब नहीं हुई थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी जो पहले अधूरी हो चुकी थी, अब बेटे के मिल जाने के बाद पूरी हो गई थी। डॉक्टर भी कहते थे कि ये अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी तक उनका कोर्स तो चल रहा था, मगर उन्हें दौरे नहीं पड़ते थे। वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। संजू भी अब बड़ा हो रहा था, मगर आज भी मेरे दिल में भैया के जाने की कमी मौजूद है। अगर आज वो जिंदा होते और अपने बेटे को देखते तो कितना खुश होते, मगर वो अपने बेटे को प्यार न कर सके, उसे अपने गोद में लेकर घर ना ले जा सके। मगर अब संजू तो हमें मिल चुका था। भैया आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते। यही सोच सोचकर हम सब की आंखों से आज भी आंसू निकल आते हैं और भाभी भी कभी कभी भैया को याद करके बहुत रोती हैं, मगर फिर अपने बेटे की वजह से वो खुद ही संभल भी जाती हैं। संजू की उम्र अब पूरे 10 साल की हो चुकी है। माँ भी अभी इस दुनिया में नहीं रही और मेरी भी शादी हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं। सीमा भी अपने घर की हो गई। सब कुछ अपनी जिंदगी के मुताबिक चल रहा है, मगर अभी भी कभी मुझे अगर अपने भैया की याद आ जाती है तो मेरी आत्मा कांप उठती है। मेरी प्रार्थना है कि ऊपर वाला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जैसा मेरे भैया और भाभी के साथ हुआ था। पहले तो उन्होंने औलाद के लिए इतने साल तक इंतजार किया, फिर इतनी ही जल्दी उनसे उनकी ये खुशी भी छीन ली गई थी। मगर अभी भी हम ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें संजू से मिला दिया। अगर संजू नहीं मिलता तो शायद भाभी भी ज्यादा समय जिंदा ना रहती। वो ऊपर वाले की एक आजमाइश थी और आजमाइश का समय भी गुजर चुका था। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। भाभी तो संजू को देखकर जीती थी और हर समय उसके आगे पीछे भागती रहती थी। उनकी जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी, मगर अभी भी भैया की कमी हमें शिद्दत से महसूस होती है। ऊपर वाला सबके भाइयों को सलामत रखे। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी औरत है। मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रही थी कि मेरी पत्नी बिल्कुल मेरी भाभी के जैसी ही हो, और ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।